स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बच्चों, आप लोगों का टॉपिक क्लास 10th का आपका टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस में जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा प्लीज़, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में मैंने आपको शायद पहले भी एक बार हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है। उसमें हमने आपको बताया क्या था, हमने आपको उसमें बताया था कि ये सीरीज़ बनी किस आधार पे है। जैसे हमारे पास पेरियोडिक टेबल है, तो पेरियोडिक टेबल जो है वो एलिमेंट्स की पेरियोडिसिटी के आधार पर बनी, उनकी प्रॉपर्टीज़ की पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी मीन्स रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ के आधार पे आपने देखा होगा कि 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। आज की डेट में लेंथेनाइड एक्टिनाइड को निकाल के बाहर रख दिया गया है। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसका जो तरीका है, इसको बनाने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। मतलब कि आपकी पेरियोडिक टेबल से ही निकले हुए हमारे सारे एलिमेंट्स हैं, बट उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाने की टेंडेंसी, मतलब किस एलिमेंट्स के द्वारा कितना ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सकते हैं और उनके द्वारा कितनी जल्दी कटायन बनाया जा सकता है, उसको आधार पे जो और इसी के बेस पर हम उसकी रिएक्टिविटी को भी मतलब ये एक्सप्लेन करते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आपकी बुक्स खुली हो इस समय और बुक में अगर आप पढ़ रहे हो, तो मैं बुक की भी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, जो आपके आईसीएसई बोर्ड की बुक में डेफिनेशन है। लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द ईज विद विच मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म आयंस, they are arranged in a series is known as electrochemical series and metal activity series also, ठीक। तो इसके आधार पे इसके नाम है। अब जैसे ये सीरीज में जरा मैं एलिमेंट्स के मैं बना देता हूँ, थोड़े से आपके एलिमेंट्स को जो है कुछ आपके पास सीरीज दी हुई है, मैं जरा उनको एक बार बोर्ड पे बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। जरा बना रहा हूँ। ओके, ये इस साइड से लेते चलेंगे हम लोग। मेटल का टाइप पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, Zn के बाद है आपका Fe और P। ये देखिए, ये इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। आयरन के बाद लेड, लेड के नीचे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि मेटल जो हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, ठीक है। तो इसके नीचे फिर बाद में कॉपर है, सिल्वर है और कॉपर है, मरकरी है और उसके बाद नीचे सिल्वर है। तो सीधा ठीक। अब इनके कैटायन देखिए बना देंगे हम। तो ये जो हमारी सीरीज है, ठीक है,
देखिए ये जो हमारी सीरीज बन गई है, तो ये कैटायंस बन गए, पोटेशियम का कैटायन, सोडियम का सॉरी पहले पोटेशियम का कैटायन, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। अब आयरन की दो वैलेंसीज होती हैं, +2 भी होती है और +3 भी होती है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं वो हम +2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर Pb2+, H+, कॉपर में भी यही केस है, +1 +2 होती है, लेकिन +2 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, Hg में 2+ के रिस्पेक्ट में बात हो रही है और Ag के +1 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ये तो बात हुई पॉजिटिव के। इसी तरीके जैसे पॉजिटिव की है, इसी तरीके से आपके निगेटिव आयंस की भी आपकी सीरीज बनी हुई है। देखिए निगेटिव में क्या है, जैसे सल्फेट है SO4 2-, इसके बाद आपके पास कौन सा है, NO3 है, नाइट्रेट -1, नाइट्रेट के बाद आपके पास दे रखा है क्लोरीन Cl-, फिर ब्रोमाइड, ठीक है, फिर आयोडाइड और ये OH-, ठीक है। ये दो तरीके से ये देखिए आपकी सीरीज आपके सामने दी हुई है, सल्फेट, ठीक है, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्सिल है। अब इसमें जो मेन जो चीज़ है वो आपको समझनी क्या है कि जो टॉप के मेटल्स और ये डाउनवर्ड के मेटल्स, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द सीरीज, एट द टॉप ऑफ सीरीज, टॉप ऑफ द सीरीज कंडीशन क्या है, टॉप ऑफ द सीरीज है कंडीशन कि मेटल्स जो हैं, जो ऊपर के मेटल्स हैं, ठीक है, वो इजिली रिमूव कर देंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस इलेक्ट्रॉन मोस्ट, थोड़ा सा एरो बड़ा कर लीजिए, ठीक है, लॉस इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट इजिली, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे और ये कैटायन बना लेंगे। कैटायन आपकी बुक में जैसे लिखा पॉजिटिव आयन, तो आप पॉजिटिव आयन भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, पॉजिटिव आयन लिखिए या कैटायन लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है आपकी, कोई दिक्कत। अब यहाँ समझना ये है कि जो एलिमेंट्स इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, जो एलिमेंट्स इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं वो गेन जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब अब ये एट द टॉप ऑफ द सीरीज मेटल लॉस्ट इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजिली। अब इसका उल्टा अगर हम बना लें, या इसको उल्टा कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी, ठीक है, पॉजिटिव आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा, और तब जाकर के ये न्यूट्रलाइज होंगे, ठीक, इस तरह से। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। तो पहला ऊपर के जो एलिमेंट्स, ऊपर मतलब किसकी बात कर रहे होंगे, पोटेशियम की बात कर रहे होंगे, कैल्शियम की बात कर रहे होंगे, सोडियम की बात कर रहे होंगे, मैग्नीशियम की बात कर रहे होंगे और एल्युमिनियम की बात, जैसे इन सीरीज की बात कर रहे हैं। ऊपर से जैसे जैसे चलते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी में थोड़ी सी डिफिकल्टीज क्रिएट होने लगेंगी। तो जब हम बॉटम पे पहुंचेंगे एट द लोअर एंड ऑफ द सीरीज, मतलब एट द लोअर एंड ऑफ द सीरीज, ठीक है, लोअर एंड ऑफ द सीरीज। अगर बिल्कुल नीचे अगर आकर के बात करें तो उल्टा हो जाएगा, मतलब हम ऐसे लिखेंगे मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन यहां मोस्ट इजिली था, इसको कर दीजिए ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी, एंड फॉर्म कैटायन, ठीक, मतलब मेटल्स इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी के साथ में रिलीज करेंगे, ठीक है, और मुश्किल से कैटायन बनाएंगे। अब जो जितनी मुश्किल से कैटायन बनाएगा, जितनी मुश्किल से पॉजिटिव आयन बनाएगा, वो उतना ही इजिली, जैसे यहां लिखिए कैटायन बनाइए, गेन इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट इजिली,
एंड फॉर्म न्यूट्रल एटम। ठीक है, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम यहां भी लिखना चाहिए था हम लोगों को, और हम यहां भी एक बार लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले इसको इतना आप लोग नोट कीजिए। अभी हम लोग इसके रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे, ये निगेटिव आयंस के रिस्पेक्ट में बात है। ठीक है, इनको भी हम लोगों को पढ़ना है। अभी आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पहले आप लोग इसको नोट करें, फिर हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। हाँ भाई, कर लिया होगा आप लोगों ने अब तक, और दिखा दीजिए एक बार तो। चलिए, इसको रब कर रहे हैं। इसको बीच के पॉइंट्स रिमूव कर दे रहा हूँ, आप लोग अपने पास नोट करके रखिए। ठीक है, इन पॉइंट्स की अभी आपको रिक्वायरमेंट होगी, अभी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, मैं सीरीज इसलिए रब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सीरीज की अभी आपको जरूरत पड़ेगी, या मैं निगेटिव वाली सीरीज आपके लिए पास में बना दूँ इस साइड में, तो थोड़ा सा मुझे भी स्पेस मिल जाएगा। तो ये निगेटिव आयंस की बना लीजिए, SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, Cl माइनस, ब्रोमाइड माइनस, आयोडाइड माइनस, और ये OH माइनस। ठीक, तो इसको अब मैं इस साइड से रब कर रहा हूँ आगे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चल आगे हम लोग बात करते हैं। आगे अब जो हम बात करने जा रहे हैं, आपसे पूरा बोर्ड खाली पड़ा है हम लोग पास, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, हेडिंग डालने जा रहे हैं हम, सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन। सॉरी, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन। सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन का रोल क्या है, सेलेक्टिव है क्या चीज, कहना क्या चाहता है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में दो कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन आती है कि जब मेटल फ्यूज्ड होता है, फ्यूज मतलब मेल्टिंग स्टेज में, मेल्ट फॉर्म में, मेल्ट फॉर्म में जब होता है वहां पर कोई इसका कोई रोल नहीं है ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जब हम एक्वस सॉल्यूशन कराते हैं, या किसी जगह पे हम ये देख लें कि एक से ज़्यादा प्रकार के, मतलब जैसे पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन एक ही नहीं है, उसके साथ और भी 2-4 प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसी तरीके से वहाँ पर निगेटिव आयन भी, और एक निगेटिव आयन एक नहीं प्रेजेंट है, 4 तरीके के निगेटिव आयन प्रेजेंट है, 2 तरीके के प्रेजेंट है। वहाँ पर ये कंसीडर करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर एनोड पर या कैथोड पर, ठीक है, पहुँचेगा कौन पहले, एनोड पर या कैथोड पर, मतलब इलेक्ट्रोड्स पे। इलेक्ट्रोड्स पे पहले पहुंचेगा कौन और पहले न्यूट्रलाइज कौन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस यही तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आयंस होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, पहले वो अपने आयंस में टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, और उसके बाद में वो जो है आपके अपोजिट चार्ज प्लेट की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोड्स पे, और वहाँ जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन कौन डिस्चार्ज होगा पहले, ठीक है, उसको कैसे समझेंगे। तो पहले तो ये टर्म लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। The preferential discharge of ion present in an electrolyte at the respective electrode is also known as selective discharge of ion. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेलेक्टिव डिस्चार्ज के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। देखिए, पहली चीज, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कैटायन और एनायन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लोअर द पोजीशन ऑफ आयन, जो सबसे नीचे हैं, जो सबसे नीचे हैं हमारे, ठीक है, रिले, वो आपके होंगे फॉर्मिंग एलिमेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ग्रेटर द टेंडेंसी टू बी लिबरेटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। बहुत आसान तरीका है पहचानना, जो नीचे होगा, दो तरीके के अगर आयंस कहीं पे प्रेजेंट है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होगा वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट, मान लीजिए किसी जगह पे सोडियम भी प्रेजेंट है, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पे पॉजिटिव है, कैटायन है, कैथोड पे जाएंगे, तो कौन सा कैटायन कैथोड पे पहले पहुंचेगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज की सहायता से मालूम पड़ सकता है कि जो सोडियम से नीचे मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कहीं पे सल्फेट भी प्रेजेंट है और वहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन भी प्रेजेंट है, या सल्फेट और नाइट्रेट प्रेजेंट है, तो नाइट्रेट पहले पहुंचेगा और सल्फेट बाद में पहुंचेगा। यही अगर नाइट्रेट के साथ में अगर Cl प्रेजेंट हो, मतलब क्लोराइड आपका प्रेजेंट हो या ब्रोमाइड प्रेजेंट हो, तो आपका ब्रोमाइड पहले पहुंच जाएगा। और कहीं खुदा ना खास्ता ब्रोमाइड के साथ में अगर हाइड्रोक्सिल आयन हो, पानी कहीं भी पाया जा रहा हो,
तो वहाँ हाइड्रोक्सिल आयन पहले पहुँचेगा, फिर ये नहीं पहले पहुँच पाएंगे। जो सबसे नीचे होगा वो दौड़ के सबसे पहले पहुँच जाएगा। बहुत सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए इसी के आधार पे अब पहले जैसा देख लेते हैं, ठीक है। दो तरीके पढ़ने के, एक आपकी बुकिश और एक मेरा अपना मेथड है। तो पहले किताब के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। आपकी बुक ने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो NaCl के रिस्पेक्ट में लिए हैं। अब NaCl की देखिए दो तीन स्थितियां हैं, समझ लीजिए। अगर केवल इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मेल्ट NaCl है, ठीक है, मेल्ट NaCl, ठीक है, ठीक है, या फ्यूज्ड NaCl ले लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, फ्यूज्ड, अच्छा लगता है सुनने में, फ्यूज्ड NaCl। तो ये आपका एक बर्तन है या बीकर ले लीजिए, कह दीजिए इसे, और यहाँ पे आपका जो है इसमें जो है ये आपका NaCl भरा हुआ है और ये आपके एनोड और कैथोड लगे हुए हैं। तो देखिए पॉजिटिव आयन कौन से थे? Na+, कैटायन। कैटायन जाएंगे कहाँ? कैथोड के ऊपर, ये आपका कैथोड है, ठीक। और एनायन क्या है? Cl-। तो एनायन कहाँ जाएंगे? एनोड की तरफ, ये आपका एनोड है। यहाँ तो इलेक्ट्रोलिसिस में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, यहाँ सेलेक्टिव डिस्चार्ज की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी जगह पर अगर एक्वस सॉल्यूशन ले लें, NaCl को यहाँ पे रब कर दें और यहाँ पे एक्वस कर दें, ठीक, बस खेल पलट जाएगा। यहाँ पर अब आपके पास चार तरीके का आयंस प्रेजेंट हो गए। Na प्रेजेंट है भाई, Na से Na+ बना था, और यहाँ पे पानी भी भाई है, सॉरी ऐसे कर लें, या आप इसको हम लोग ऐसे लिख लें, NaCl है भाई, डिसोसिएट हो चुका है Na+ और Cl- में। अब पानी भी तो यहाँ प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो यहाँ पर प्रेजेंट है, क्यों भाई, क्या नहीं प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है, वो भी प्रेजेंट है। तो वाटर प्रेजेंट है, तो ये कैसे टूट जाएगा? H+ और OH- में टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक। अब दो तरीके के हैं, ये भी प्रेजेंट और ये भी प्रेजेंट। कौन पहले पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? अब इसकी भी कहानी बड़ी अलग टाइप की है, मोह माया इनकी। इसमें भी दो तरीके कॉन्सेप्ट हैं आपकी बुक में। अगर कंसंट्रेट NaCl है तो कॉन्सेप्ट अलग लग रहा है, एक्वस है तो कॉन्सेप्ट अलग लग रहा है, ठीक है। तो पहले कॉन्सेंट्रेट के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, फिर डाइल्यूट के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। चलिए कैसे बात करें हम लोग? थोड़ा सा चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेट लिया है, पहले डाइल्यूट लिया है ना। पहले कंसंट्रेट के रिस्पेक्ट में बात किया है, ठीक है। पहले हम कंसंट्रेट के रिस्पेक्ट। तो बेटा कंसंट्रेट NaCl का कॉन्सेप्ट क्या है? कंसंट्रेट NaCl में क्या होगा? वाटर की क्वांटिटी कम होगी और NaCl की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो कंसंट्रेटेड में आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। कंसंट्रेटेड की स्थिति वही है जो मोल्टन फॉर्म में थी, मतलब फ्यूज फॉर्म में थी, ठीक है। जो संख्या में ज़्यादा होंगे, जिनके नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, वो पहुंच जाएंगे। यहाँ तो यही कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि जिनकी संख्या, फ्यूज में क्या, फ्यूज में तो ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। फ्यूज में पानी नहीं था वहाँ पे, तो वहाँ तो ऑप्शन ही नहीं था। Na को एक तरफ जाना था, Cl को दूसरी तरफ जाना था। लेकिन कंसंट्रेट में ऑप्शन था। ऑप्शन क्या था? NaCl भी था और H2O भी था। लेकिन हुआ क्या, जो संख्या में ज़्यादा था, जो आपका संख्या में ज़्यादा था, ठीक है, वो जो है वो आपका पहुँचेगा जब पहले, ठीक है। मतलब सोडियम, यही वाला जस होगा कि सोडियम पहुँचेंगे आपके Na+ कैटायन, कैटायन पहुँच जाएंगे कैथोड पर और निगेटिव आयंस पहुँच जाएंगे एनोड पर, क्योंकि ये नंबर ऑफ आयंस इनके ज़्यादा है। बहुत इजी रिएक्शंस, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आइए जरा डाइल्यूट के लिए, हम लोगों की जो भी लड़ाई है सेलेक्टिव डिस्चार्ज की, वो डाइल्यूट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। आइए in the case of dilute solution of
NaCl, ठीक है। इन द केस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl के डाइल्यूट सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो डाइल्यूट के केस में देखिए पहला काम तो NaCl है, ठीक है भाई, आपने इसको डिसोसिएट कर लिया Na+ और Cl-, H2O ब्रैकेट में लिख लीजिए अपने लिए इन एक्सिस, ठीक है, चूंकि डाइल्यूट है तो एक्सिस में डिसोसिएट होगा H+ एंड OH- में, ठीक, H+। अब इसमें आपकी जो बुक वगैरह भी दे रखी है उसमें आप देख सकते हैं कैथोड पे दिखाया है। यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ सीधे सीधे ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखिए सोडियम भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन भी और सोडियम भी प्रेजेंट है, पहुंचेगा कौन सा कैटायन, हाइड्रोजन पहुंचेगा कैथोड के ऊपर, कौन पहुंचेगा, हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है आपके पास क्लोराइड भी है और हाइड्रोक्सिल आयन भी है। अब की बार क्या कॉम्पिटिशन है, क्लोराइड यहाँ था, हाइड्रोक्सिल यहाँ, मैंने पहले बोला था आपको जो नीचे होगा वो पहले पहुंचेगा, कैसे कौन पहुंचेगा, जो सीरीज में नीचे होगा डाउनवर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लग जाएगा और आपके कैथोड के ऊपर जो कैटायन पहुंचने वाले होंगे वो H+ होंगे और एनोड पे पहुंचने वाले जो आयन होंगे वो आपके हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। इस तरीके से ये एक बहुत ही आप केवल ये मत समझिएगा केवल NaCl का, आगे की जितनी भी आपके बुक में एक्सपेरिमेंट और अदर जो दिए हैं आपके इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल्स, लेड ब्रोमाइड का दे रखा है और अदर्स दे रखे हैं, वो सारे एग्जांपल्स आपको जो हैं इसी के बेस पर करने होंगे, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ये आपको अगर ना दिख रहा हो तो एक बार देख लीजिए, ये आयोडाइड है, मैं अब ऊपर से बोल दे रहा हूँ, ये सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और यहाँ पर आयोडाइड है। शायद यहाँ पे लाइट पड़ रही कैमरे की तो आपको दिख नहीं रहा होगा, नोट कर लीजिएगा इसको, आयोडाइड है, ठीक है, और ये आपका OH- है, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स की। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, देखिए अभी तक हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोड जानते थे, ठीक है, इलेक्ट्रोड कैसे, एनोड और कैथोड, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड की तरफ आपके एनायन जाते हो वो एनोड कहलाता है, जिसकी तरफ कैटायन जाते हो वो कैथोड कहलाता है, यही थी। अब इलेक्ट्रोलिसिस में जो ये इलेक्ट्रोड्स है इनका भी अपना बहुत बड़ा रोल है। रोल क्या है, नॉर्मली जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और उसमें ये जो पहले तो इनके टाइप समझ लीजिए, टाइप्स देख लीजिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड दो टाइप के होंगे ये, एक होंगे आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड्स और दूसरे होंगे आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स और इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये क्या है, नॉर्मली जैसे कोई इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो वहां पर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लेते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते किसे, इनर्ट इलेक्ट्रोड उन इलेक्ट्रोड्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो सा कैटायन है जहां जाना चाहे वहां जाए, जो सा एनायन है जिसको जिस प्लेट पे जाना चला जाए। लेकिन इसके उल्टे होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, ये जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती थोड़े समय के बाद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। इसके पॉजिटिव साइड भी है और इसके नेगेटिव साइड भी है। भाई हम चाहते हैं कि वो इंटरफेयर करें तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम नहीं चाहते वो इंटरफेयर करें तो बहुत खराब बात है।
ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो बात है ये है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स और इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो पहले आप एक्टिव इलेक्ट्रोड में किनको किनको लिया गया है, एक्टिव इलेक्ट्रोड जो कोर्स में है आपके पास कॉपर है, सिल्वर है, निकल है, इनको लिया गया, गोल्ड को तो नहीं लिया गया है, नहीं गोल्ड नहीं लिया, कॉपर निकल और सिल्वर, ठीक है, टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोड। और इनर्ट इलेक्ट्रोड में जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हो, आप ग्रेफाइट यूज करते हो, ठीक। ग्रेफाइट के यार जो आप यूज करते हो, आप निकल यूज करते हो, है निकल नहीं होगा, ग्रेफाइट होगा, आयरन होगा और प्लेटिनम है यहां पर, ठीक। ठीक, ये है आपके इलेक्ट्रोलिसिस के। तो इनको आपको इनके रोल्स जो हैं वो आपको देखने हैं। ये हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर से। हालांकि इसको मैं फिर से भी पढ़ाऊंगा भी, एक बार पढ़ाऊंगा भी, लेकिन अभी एक सिंपल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, देखिए ये डिसोसिएशन हो जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट का, और वाटर साथ में प्रेजेंट है चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी किस में टूटेगा आपका, डिकम्पोज किस में होगा, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे कंपोज किस में, H+ और OH- में, ठीक। अब आगे जरा देखें कैथोड पे, आपके बुक में लिखने का तरीका थोड़ा दूसरा है, मैंने बोर्ड पे थोड़ा दूसरा तरीके से लिखा है। टू ना लिया जाए, 1 ही लिया जाए। ये बहुत सिंपल इन्होंने दे रखा है, ठीक है। ये इन्होंने कॉपर सल्फेट का ले रखा है एक डिसोसिएशन इनर्ट इलेक्ट्रोड, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आ रहा है ओके। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में क्या है, देखिए कॉपर सल्फेट है, डिसोसिएट हो गया है CuSO4 सॉरी Cu2+ और SO4 में, वाटर किस में डिसोसिएट हुआ है आपका, ये आप कह सकते हैं कि आयोनाइज हुआ, H+ और OH- में। कितने तरीके के आयंस हैं, Cu+ भी है, H+ भी है, ठीक है, और आपके पास सल्फेट भी है और हाइड्रोक्सिल भी है। तो कॉपर में इसमें और इसमें हाइड्रोजन में, नीचे कौन है, नीचे आपका कौन है आपके रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर है नीचे। तो कैथोड पर पहुंचने वाला जो स्पीशीज है वो क्या है, Cu2+ आयन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो गए। आइए जरा ये एनायन के रिस्पेक्ट में बात कर लीजिए, सल्फेट भी था और हाइड्रोक्सिल भी था, तो एनोड के ऊपर अब इस समय इनर्ट इलेक्ट्रोड, यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है, अभी हम इनर्ट इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए डिस्चार्ज पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी काम कर रहा है,
ठीक है। अभी इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड लगा देंगे तो डिस्चार्ज पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ काम करना बंद कर देगा थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए अब ये एनोड पर, तो भाई हम सब देख रहे हैं कि अभी जो सीरीज पढ़ी थी आपने, सल्फेट ऊपर था और ये हाइड्रोक्सिल आयन उसमें नीचे थे, ठीक। अब हाइड्रोक्सिल आयन ने इलेक्ट्रॉन एक के रिस्पेक्ट में लिया, OH आयन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और ये OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 2 बना ले हम लोग, तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन ले लिया हम लोगों ने, तो इससे H2O बना लिया और एक ऑक्सीजन का एटम रिमूव कर लिया हमने। कुछ और तो नहीं कहीं गड़बड़ है? नहीं, ठीक, एक ऑक्सीजन बचेगा हमारे पास, ठीक। अगर एक का रिस्पेक्ट, अब हम सब जानते हैं कि एक ऑक्सीजन एटम का कोई रोल नहीं है, इन मतलब कि ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, नहीं स्टेबल होता है। तो अब इसके बाद क्या किया, 4OH लिए। अब 4OH के केस में क्या होगा, 2H2O बन जाएंगे और ऑक्सीजन का एक एटम की जगह O2 बन जाएगा। ये है इनर्ट इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में बात, ठीक है। लेकिन इसी की जगह अभी अगर हमारा, ठीक है, जैसे ही इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे अभी आप लोग उसके बारे में नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम 1 मिनट में रुक के बात करते हैं आपसे। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम इसको रब कर रहे हैं, बस अभी हम पूरे मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे। अभी जैसे हम कॉपर सल्फेट की रिस्पेक्ट में बात करें तो आपने देखा कि कॉपर के आयंस, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड लगा होता, मान लीजिए कि आपने उठा करके एक्टिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड अगर लगा और ये जैसे सीरीज चल रही थी, ये आपके इलेक्ट्रोड लगे होते, मान लीजिए कि आपने अब कॉपर की मेटलर्जी में, कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस में आपने कॉपर के इलेक्ट्रोड लगा दिए यहाँ पर, ठीक है, ये भी कॉपर का लगा दिया और ये भी आपने कॉपर का लगा दिया। अब इधर से भाई प्लेट पे तो आपका भाई निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जो ये कॉपर के आयंस पहले से प्रेजेंट थे सॉल्यूशन के अंदर, वो तो इस प्लेट पे पहुंच जाएंगे। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का रोल क्या है, अब एक्टिव इलेक्ट्रोड यहां पर अपना खेल खेलना शुरू कर देगा। खेल क्या है कि जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयंस कम होने लगेंगे, इसमें से, इस इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे। टेंशन हो रही होगी थोड़ी सी, है ना। अब इसको पढ़िएगा आराम से बैठ करके। ये था एक्टिव इलेक्ट्रोड का खेल। तो सॉल्यूशन के अंदर ये जो इलेक्ट्रोड है, अभी मैं मेटलर्जी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी इसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, अभी एग्जांपल्स अलग से पढ़ाऊंगा। बस सिर्फ एक्टिव इलेक्ट्रोड समझाने के लिए मुझे इतना काम करना पड़ा कि एक्टिव इलेक्ट्रोड करता क्या। इनर्ट इलेक्ट्रोड था तो इलेक्ट्रोलिसिस सिंपल चल रही थी, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रोड एक्टिव वाला लगा दिया तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के आयंस जो है सॉल्यूशन में आने लगे। ये था एक्टिव इलेक्ट्रोड का रोल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और बहुत सारी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। बस इसी तरह कंटिन्यू बने रहिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। जो भी चीजें अभी आपको कम लग रही हैं इन वीडियोस में, वो आगे हम लोग और इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।